Hello everyone and welcome to the course Water Resource Engineering and Hydrology. Myself Preeti Singh Patel, Civil Department from Mahatma Gandhi Institute of Technical Education and Research Center, Navsari. Today we are going to start new topic hydrographic analysis. So let's start. So first of all, what is hydrograph? A hydrograph is a graphical representation of rainfall intensity versus time. Okay, it is the plot of the rainfall intensity drawn on the ordinate axis against time on the abscissa axis, and the hydrograph is a bar diagram. Okay, so आपकी जो rainfall intensity और time के बीच का जो ग्राफ है, जो बार ग्राफ है, उसको हम बोलते हैं हाइड्रोग्राफ. कोई पर्टिकुलर टाइम में आपका कितना रेनफॉल हो उसे डिनोट करने के लिए हम हाइड्रोग्राफ यूज करते हैं. ओके, सो बेसिकली इट इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेनफॉल डेटा फॉर अ पर्टिकुलर टाइम पीरियड. कोई पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए रेनफॉल डेटा का जो रिप्रेजेंटेशन होता है उसको बोलते हैं हाइड्रोग्राफ. ओके, तो दिस चार्ट इज वेरी हेल्पफुल फॉर फ्लड फोरकास्टिंग और फॉर एनालिसिस ऑफ रन ऑफ hydrograph. So hydrograph is a graph showing the rate of flow, means discharge, versus time passes a specific point in a river, channel or conduit carrying flow or any water body. Okay, hydrograph क्या है? एक ग्राफ है जो रिप्रेजेंट करता है आपके रिवर का डिस्चार्ज वर्सेस टाइम, यानी कोई पर्टिकुलर टाइम पीरियड में आपका कितना पानी फ्लो हुआ उसको हम बोलते हैं हाइड्रोग्राफ. फॉर एग्जाम्पल ये आपका रिवर फ्लो कर रहा है सपोज. ओके, और मुझे कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट पे चाहिए कि उस पर्टिकुलर पॉइंट पे कितना फ्लो था. ओके, कोई पर्टिकुलर टाइम पीरियड में उसको अगर हम ग्राफ फॉर्म में रिप्रेजेंट करें तो उसको हम बोलते हैं हाइड्रोग्राफ. सो फॉर एग्जाम्पल मुझे इस पॉइंट पे चाहिए कि 1 आवर या कोई पर्टिकुलर टाइम पीरियड में कितना पानी बह के आया, मीन्स डिस्चार्ज, उसको हम बोलते हैं हाइड्रोग्राफ. ओके, so from this figure you can see it's your hydrograph. Okay, the rate of flow is typically expressed in cubic meter or cubic feet per second. It can also refer to a graph showing the volume of water reaching a particular outfall or location in sewerage network. Next topic. So next, why we construct and analysis the hydrograph. Okay, क्यों हम हाइड्रोग्राफ बनाते हैं, क्यों उसके एनालिसिस करते हैं, या क्या उसके इम्पोर्टेंस हैं, क्या क्या यूजेस है आपके हाइड्रोग्राफ के या यूनिट हाइड्रोग्राफ. So first, to find out the discharge pattern of a particular drainage basin or a catchment area. कोई एक catchment area, कोई किसी particular catchment area में आपका कितना water flow हुआ है, कितना discharge है, या उस discharge का pattern क्या है, उसकी एनालिसिस क्या है, उसे फाइंड आउट करने के लिए हम हाइड्रोग्राफ की एनालिसिस करते हैं. फॉर एग्जांपल सपोज ये आपका यहाँ पे एक रिवर है. ठीक है, इस रिवर में से आपका जो वाटर फ्लो करके आ रहा है सरफेस, उसे बोलते हैं सरफेस रन ऑफ. कुछ वाटर आपका सॉइल के थ्रू फ्लो करके अल्टीमेटली रिवर को मीट करता है, उससे हम बोलते हैं सब सरफेस रन ऑफ. ठीक है, और कुछ वाटर इन्फिल्ट्रेट के बाद, इन्फिल्ट्रेशन प्रोसेस के बाद, डीप सर्कुलेशन के बाद आपका ग्राउंड वाटर बॉडी को मिलता है, और वो ग्राउंड वाटर बॉडी अल्टीमेटली लॉन्ग टाइम पीरियड के बाद, ऑलमोस्ट 1 ईयर या 9 मंथ 8 मंथ के बाद अल्टीमेटली इस रिवर में कंट्रीब्यूट करता है. तो कितना वाटर आपका किसी रिवर में ड्रेनेज बेसिन से डिस्चार्ज आया, उसके पैटर्न फाइंड आउट करने के लिए हम हाइड्रोग्राफ की एनालिसिस करते हैं. उसका यानी कि पर्टिकुलर कैचमेंट एरिया में कितना आपका डिस्चार्ज या कितना वाटर फ्लो करके आया. सो सेकंड, टू हेल्प प्रिडिक्ट फ्लडिंग इवेंट, देयरफॉर इन्फ्लुएंस इम्प्लीमेंटेशन ऑफ फ्लड प्रिवेंशन मेजर्स. ओके, दूसरा हम एनालिसिस ये कंस्ट्रक्ट क्यों करते हैं हाइड्रोग्राफ का, कि पीक फ्लड फाइंड आउट करने की, कितना वाटर आपका सरफेस रन ऑफ से फ्लो करके आपकी कोई भी वाटर बॉडी को मिला है, कितना डिस्चार्ज आया, उससे हम फ्लड की प्रिडिक्शन करते हैं. और जो भी हमें कंट्रोल करना है, मेजर्स लेना है फ्लड प्रिवेंशन के लिए, वो प्रिवेंशन हम पहले ही लेते हैं. नेक्स्ट, यूजेस ऑफ यूनिट हाइड्रोग्राफ. तो यूजेस ऑफ यूनिट हाइड्रोग्राफ क्या है, डेवलपमेंट ऑफ फ्लड हाइड्रोग्राफ फॉर एक्सट्रीम रेनफॉल मैग्नीट्यूड फॉर यूज इन द डिजाइन ऑफ हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर. यानी कोई हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर लाइक डैम या रिजर्वोयर कंस्ट्रक्ट करने के लिए हमें फर्स्ट ऑफ ऑल अल्टीमेटली आप डैम वगैरह कब बनाते हो, वाटर स्टोर करने के लिए. और वाटर स्टोर कितना वाटर आया उस पर उसकी कैपेसिटी डिपेंड करेगी. ठीक है, आपका सरफेस से सब सरफेस से वाटर कितना फ्लो करके आपकी वाटर बॉडी में आया, उस पर डिपेंड करेगी उसकी स्टोरेज कैपेसिटी. ठीक है, तो फ्लड हाइड्रोग्राफ या हाइड्रोग्राफ का हम
यूज किया है कि फ्लड हाइड्रोग्राफ्स के डेवलपमेंट से हमें फाइंड आउट कर सकते हैं कि कितना वाटर आपका फ्लो करके आया आपकी वाटर बॉडी में, और उसके बेसिस पे हम हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर लाइक डैम की स्टोरेज कैपेसिटी और उसका डिजाइन डिसाइड करते हैं। ओके, तो हाइड्रोग्राफ का बेसिकली पर्पस क्या है कि रन ऑफ रेनफॉल पैटर्न की एनालिसिस करें कि आपका रेनफॉल कितना हुआ, रन ऑफ कितना जनरेट हुआ कोई पर्टिकुलर ड्रेनेज बेसिन में या कैचमेंट एरिया में, उसके बेसिस पे हम हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर की स्टोरेज कैपेसिटी डिसाइड करते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपकी कोई रिवर फ्लो कर रही है सपोज, ठीक है, और उसमें से आपकी जो उनकी ट्रिब्यूटरीज है वहां से भी वाटर फ्लो कर करके आ रहा है, ठीक। और अगर मैं हाइड्रोग्राफ की बात करूँ तो इस तरीके से आपका हाइड्रोग्राफ होता है। तो बेसिकली जरूरी तो है नहीं कि सब जगह से ट्रिब्यूटरी से वाटर को एक पर्टिकुलर पॉइंट पे एक साथ आ जाएगा इस रिवर में। ओके, पहले कहीं एक ट्रिब्यूटरी से वाटर फ्लो करके आएगा दूसरा, तो कैसा ये हाइड्रोग्राफ क्या शो कर रहा है कि जैसे जैसे धीरे धीरे आपका पानी इस रिवर में आता है ऐसे धीरे 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 इंक्रीज कर रहा है। वही ग्राफ आपका शो कर रहा है कि डिस्चार्ज आपका धीरे 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 इंक्रीज कर रहा है, और एक पॉइंट आएगा कि आपका सारे ट्रिब्यूटरीज इस रिवर में कंट्रीब्यूट करेंगे तब आपका पीक फ्लो यानी पीक पॉइंट पर जाए। मगर जैसा आपका रेनफॉल खत्म हो जाएगा ऐसा नहीं कि सडन आपका वाटर स्टॉप हो जाए, नहीं, धीरे धीरे आपका वाटर डिक्रीज होगा। तो इस तरीके से आपका ये ग्राफ डिक्रीजिंग है। तो समझ आया व्हाट इज हाइड्रोग्राफ, कि कोई पर्टिकुलर रिवर में आपका कैसे वाटर इंक्रीज होगा, देन आपका एक पीक पॉइंट हो जाएगा जिसे हम पीक फ्लो बोलते हैं, देन उसके बाद आपका डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। जब आपका रेनफॉल स्टॉप हो जाएगा उसके बाद क्या होगा, आपका वाटर धीरे धीरे डिक्रीज। तो इन सब की ये हाइड्रोग्राफ के मेथड से, इस हाइड्रोग्राफ से हमें फाइंड आउट कर सकते हैं कि आपका रिवर में कितना पीक फ्लो है, कितना वाटर आया, उसके बेसिस पे हम हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर का डिजाइन कर सकते हैं। ओके, next uses extension of flood flow record based on rainfall record, okay, and development of flood forecasting and warning system based on a rainfall। okay, so ये आपके uses हैं, these are the uses of unit hydro। सो नेक्स्ट कंपोनेंट ऑफ सिंगल पीक्ड हाइड्रोग्राफ। ओके, अभी हम मैंने आपको बताया कि हाइड्रोग्राफ आपका कैसे बनता है, तो क्या क्या कंपोनेंट्स होंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्चार्ज। सो द डिस्चार्ज इज द रेट ऑफ फ्लो पर यूनिट टाइम पासिंग अ स्पेसिफिक लोकेशन इन रिवर और अदर चैनल। ओके, नेक्स्ट राइजिंग लिम। सो ये आपका कैसा है, रिसेशन लिम, एम ए, मगर बेसिकली आपका हाइड्रोग्राफ यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। ये आपका राइजिंग लिंक मैंने आपको अभी प्रीवियस स्लाइड में बताया कि कैसा है, जब आपका रिवर है और उसकी जो ट्रिब्यूटरीज है उसमें से वाटर फ्लो करके एक पर्टिकुलर पॉइंट में आने में टाइम लगे, तो इस तरीके से आपका जो फ्लो है धीरे 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 बढ़ेगा, और जब सारी ट्रिब्यूटरीज उसमें कंट्रीब्यूट कर ले तब आपका पीक फ्लो होगा। मगर जैसे ही आपका रेनफॉल स्टॉप हुआ तो ऐसा तो है नहीं कि सडन से आपका जो ट्रिब्यूटरीज है और वो पानी एकदम स्टॉप कर देंगे, धीरे धीरे रिसीड होना स्टार्ट होगा। तो ग्राफ इस तरीके से आपका बनता है। ओके, इसको हम हाइड्रोग्राफ बोलते हैं। सो ए बी पॉइंट इज योर राइजिंग लिम। ओके, सो द राइजिंग लिम is the ascending portion। okay, rising limb is the ascending portion of the hydrograph corresponding to increase the discharge due to the gradual accumulation of storage in the channel existing in the area and also over the watershed surface। okay, यानी ए बी क्या है आपका राइजिंग लिम, धीरे धीरे जब आपका ग्रेजुअली वाटर इंक्रीज होगा या स्टोर होगा किसी वाटर बॉडी में, उसको ये डिनोट करता है ए बी। ओके, नेक्स्ट योर पी पॉइंट विच इज peak discharge। so it is the highest point or a highest crest segment on the hydrograph when the rate of discharge is greatest। आपके रिवर में कोई वाटर बॉडी में जब ग्रेटेस्ट डिस्चार्ज होगा उस पीक पॉइंट को हम बोलते हैं पीक discharge। okay, next point is CD which is the recession limb। so after the inflation point there is no flow in the stream due to the surface runoff, so the recession limbs extend from the inflation point to the point to the which represent the recommendation of the natural base flow or ground water flow। okay, C and D आपका क्या है, recession limb। ये क्या है कि आपका जब लाइक सरफेस रन ऑफ धीरे धीरे रिड्यूस होना स्टार्ट हो, रेनफॉल स्टॉप होने की वजह से जैसे जैसे आपका वाटर डिक्रीज है वैसे वैसे ये पॉइंट डिक्रीज हो, यानी डिस्चार्ज टाइम के साथ डिक्रीज हो। तो ये सी एंड पॉइंट डी पॉइंट इज योर recession limb or a falling limb। okay, and A and D is your base flow or ground flow। okay, point B and C is your inflation point। okay, inflation point means यहाँ से आपका recession limb
और फॉलिंग लिम स्टार्ट होता है और यहाँ से आपका पीक फ्लो स्टार्ट, इन पॉइंट को हम बोलते हैं रिसेशन लिम. ओके. Next, recession of falling limb. So I already told you in previous slide, the recession limb extended from the peak flow rate onwards and the end of storm flow, and the return to a groundwater derived flow is often taken as the point of inflation of the recession limb. Okay. The recession limb represents the withdrawal of water from the storage built up in the basin during the earlier phase of the hydrograph. Okay. Next, lag time. So the time interval from the center of mass of rainfall access to the peak of the resulting hydrograph is known as lag time. Okay, center of the mass of the rainfall के center से और आपके पीक, जो आपका जो हाइड्रोग्राफ के पीक तक पहुंचने में जो टाइम लगता है हम बोलते हैं लैग टाइम. ओके. नेक्स्ट, टाइम टू पीक. सो टाइम इंटरवल फ्रॉम स्टार्ट ऑफ द रिजल्टिंग हाइड्रोग्राफ. ओके. आपका स्टार्टिंग जो टाइम इंटरवल है फ्रॉम स्टार्टिंग टू द रिजल्टिंग हाइड्रोग्राफ या पीक फ्लो तक पहुंचने में जो टाइम लगता है टाइम टू पीक. ओके. नेक्स्ट, बेस फ्लो सेपरेशन. So there are two method of base flow separation that are common in use. First is straight line method and second is tangent method. Okay. So in basically straight line method में क्या होता है? In this method, the separation of the base flow is achieved by joining with a straight line the beginning of the surface runoff to a point on the recession rim representing the end of direct runoff. Okay. ये क्या बोल रहा है? In this method, आपका क्या है कि the separation of the base flow is achieved by simply joining the straight line from starting of the runoff to the ending of the runoff. Okay, आपका जो ये point है starting का और ending के point को हम simple straight line से जो join कर लें उसको हम बोलते हैं straight line separation method. Okay, तो ये आपका जो ये area है ये है आपका base flow. Okay. Next method, two tangent method. So in this method, the base flow curve existing prior to the commencement of the surface runoff is extended till it intersect the ordinate drawn at the peak. Point C in figure. Okay. इसमें बेसिकली हम क्या करते हैं कि आपका जो रिसेशन लिम, ये हमारा हाइड्रोग्राफ कैसा होता है? ऐसा तो है नहीं कि जीरो, अगर सपोज यहाँ जीरो है तो यहाँ से स्टार्ट होता है, नहीं, थोड़ा ऊपर की डेप्थ से स्टार्ट होता है और इस तरीके का होता है. ओके. तो ये यहाँ से लेके जो यहाँ तक पॉइंट था हमारा राइजिंग लिम था, ये हमारा पीक और ये हमारा फॉलिंग लिम. तो एक स्लाइड सा फॉलिंग लिम यहाँ पे भी होता है. सो टू टेंजेंट मेथड में क्या होता है कि जो आपका ये स्टार्टिंग का रिसेशन लिम होता है, इससे हम इस तरीके से एक टेंजेंट लाइन ड्रॉ करते हैं. इस या फिर हम ये भी बोल सकते हैं कि जो आपका ये रिसेशन लिम है यहाँ से हम एक लाइन एक्सटेंड करते हैं वहां तक जहां तक आपका जो पीक के ऑर्डिनेट है उसको इंटरसेक्ट ना करे. ओके. सो वही है. इन दिस मेथड द बेस फ्लो कर्व existing prior to the commencement of the surface runoff, या फिर हम ये बोल सकते हैं कि आपके surface runoff के commencement के प्रायर जो है इस एक्सटेंडेड टिल इट इंटरसेक्ट, इसको एक्सटेंड करेंगे टिल तब तक आपका जो पीक फ्लो के जो ऑर्डिनेट्स हैं वो उसको इंटरसेक्ट ना करें. ओके. एंड देन फिर इस पीक पॉइंट को हम जो हमारा बी पॉइंट है या फिर एंड ऑफ द रन ऑफ जो है उससे हम स्ट्रेट लाइन से कनेक्ट कर देते हैं. तो इट मीन्स ये जो पूरा आपका पोर्शन है ये वाला रेड मार्क का ये हो जाता है आपका बेस फ्लो. ओके. So yes, so this point is joined to a point P by straight line. So segment AC and CB demarcate the base flow and surface runoff, and this is probably the most widely used base flow separation procedure. Okay, so इन दोनों मेथड से हम base flow separation कर सकते हैं. Next topic, unit hydrograph. This topic is very important for examination purpose. Okay, so let's start unit hydrograph. So a unit hydrograph is a hydrograph of direct runoff resulting from one unit depth of rainfall excess occurring uniformly over the basin and a uniform rate for a specific duration.
ओके, यूनिट हाइड्रोग्राफ इट इज अ डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ। ओके, अगर हम फ्लड हाइड्रोग्राफ की बात करें, फ्लड हाइड्रोग्राफ, तो वो बेसिकली क्या होता है, फ्लड हाइड्रोग्राफ आपका टोटल रन ऑफ जो जनरेट होता है, ठीक है, उसका रिप्रेजेंटेशन होता है। उसमें आपका डायरेक्ट रन ऑफ भी आता है, बेस फ्लो भी आता है। मगर हम खाली डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ की बात करें तो आपका सरफेस वाटर, यानी सरफेस वाटर जो फ्लो करके जो सरफेस वाटर फ्लो हो रहा है उसके बेसिस पे जो हाइड्रोग्राफ बना तो हम बोलते हैं यूनिट और हाइड्रोग्राफ। ओके, यूनिट हाइड्रोग्राफ। सो यूनिट हाइड्रोग्राफ इज योर डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ, यानी जो एक्सेस रेनफॉल है। एक्सेस रेनफॉल मीन्स आपके सारे लॉसेस को सेटिस्फाई करने के लिए, लाइक इनिशियल लॉसेस, इनफिल्ट्रेशन लॉसेस, इंटरसेप्टर लॉसेस एक्सेट्रा, सब लॉसेस को सेटिस्फाई करने के बाद जो आपके सरफेस पे वाटर फ्लो कर रहा है उसका रिप्रेजेंटेशन को हम हाइड्रोग्राफ बोलते हैं, यूनिट हाइड्रोग्राफ। सो यूनिट हाइड्रोग्राफ इज डिफाइंड एज द हाइड्रोग्राफ ऑफ डायरेक्ट रन ऑफ रिजल्टिंग फ्रॉम वन यूनिट डेप्थ, कोई पर्टिकुलर यूनिट डेप्थ विच इज 1 centimeter of rainfall excess occurring uniformly over the basin at a uniform rate for specific ड्यूरेशन, कोई स्पेसिफिक ड्यूरेशन के लिए। उस स्पेसिफिक ड्यूरेशन को हमने बोला है डी आवर, ठीक है। स्पेसिफिक ड्यूरेशन में यूनिफॉर्म रेट से और यूनिफॉर्मली आपके कैचमेंट एरिया पर रेनफॉल जनरेट हो रहा है, और उसमें से जो एक्सेस रेनफॉल जनरेट हो रहा है या रन ऑफ जनरेट जो हो रहा है वो खाली 1 centimeter जनरेट हो रहा है। ओके, यानी यूनिट डेप्थ के लिए जो हम ग्राफ बनाते हैं सब बोलते हैं यूनिट हाइड्रोग्राफ। समझ आया कि नहीं, कि जो हम आपकी जो रेनफॉल कितनी भी इंटेंसिटी की हो रही हो, मगर जो आपका एक्सेस रेनफॉल जनरेट हो रहा है या फिर जो रन ऑफ जनरेट हो रहा है, एक्सेस रेनफॉल इज नथिंग बट आपका रन ऑफ ही है, ठीक है। तो आपका जो एक्सेस रेनफॉल और जो आपका रन ऑफ जनरेट हो रहा है वो खाली यूनिट डेप्थ ही जनरेट हो रहा है। यूनिट डेप्थ मीन्स खाली 1 centimeter डेप्थ का ही जनरेट हो रहा है। उसके लिए जो ग्राफ बनाता है हम बोलते हैं यूनिट हाइड्रोग्राफ। ओके, सेम है डिस्चार्ज वर्सेस टाइम। ओके, मगर आपका जो रेनफॉल की जो एक्सेस रेनफॉल डेप्थ है वो है आपका 1 centimeter। Okay, so from this figure you can see that this figure is your flood hydrograph। Okay, and this is your unit hydrograph। flood hydrograph में आपका क्या होता है कि हम बेस फ्लो और डायरेक्ट रन ऑफ, एक्चुअली जो फ्लड हाइड्रोग्राफ होता है वो टोटल रन ऑफ का हाइड्रोग्राफ होता है, उसमें वो डायरेक्ट रन ऑफ और बेस फ्लो को कंट्रीब्यूट भी करता है, क्योंकि अल्टीमेटली जो बेस फ्लो है यानी जो ग्राउंड वाटर है वो आपकी वाटर बॉडी को मिलता है, मगर आफ्टर सम टाइम पीरियड लाइक 8 months 1 year। मगर जो यूनिट हाइड्रोग्राफ है जो आपका डायरेक्ट रन ऑफ है, यानी जो सरफेस पे फ्लो करके जो वाटर अल्टीमेटली कंट्रीब्यूट कर रहा उसका रिप्रेजेंटेशन है। ओके, so the rainfall is considered to have an average intensity of excess rainfall of 1/d centimeter। ओके, हमने क्या बोला कि यूनिट हाइड्रोग्राफ क्या है, यूनिट डेप्थ ऑफ रेनफॉल। तो अगर मैं उसकी रेनफॉल इंटेंसिटी फाइंड आउट करूँ तो रेनफॉल इंटेंसिटी क्या होता है आपका, रेनफॉल वर्सेस टाइम, ठीक है। और मैं बोल रही हूँ कि रेनफॉल मेरे डी ड्यूरेशन के लिए, कोई पर्टिकुलर ड्यूरेशन के, तो रेनफॉल इंटेंसिटी में मुझे डिनोट करना हो तो क्या होगा, यूनिट डेप्थ ऑफ रेनफॉल, यानी डेप्थ कितना है 1 डिवाइडेड बाय डी ड्यूरेशन। ओके, फॉर द ड्यूरेशन ऑफ डी आवर ऑफ द स्टॉर्म, and the distribution of the storm is considered to be uniform all over the catchment. Next, basic assumptions for the unit hydrograph. So first, the effective rainfall is uniformly distributed within its duration. Okay, जो भी मैं duration दिया है d hour, उसमें जो rainfall है आपका uniformly distributed है। Okay, effective rainfall means जब वो आपका run off generate करे, क्योंकि ultimately आपका unit hydrograph क्या है, यूनिट हाइड्रोग्राफ इज अ डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ, मीन्स जो आपकी रेनफॉल हो रही है वो रन ऑफ जनरेट कर रही है, ठीक है। सो द इफेक्टिव रेनफॉल इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड विद इन इट्स ड्यूरेशन। नेक्स्ट assumption, the effective rainfall is uniformly distributed over the whole drainage area और basin और catchment area। जो भी आपका catchment area जिसका आप एनालिसिस कर रहे हैं जो रेनफॉल है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। Next, base duration of direct runoff hydrograph due to effective rainfall of unit duration is constant, okay, and the ordinate of direct runoff hydrograph are directly proportional to the total amount of direct runoff of each hydrograph, okay, and for a given basin the runoff hydrograph due to a given period of rainfall reflect all the combined physical characteristic of basin, basically time invariant। Okay, so these are the assumption of unit hydrograph।
नेक्स्ट, हाउ टू गेट यूनिट हाइड्रोग्राफ। सो अगर आपको एग्जाम में फ्लड हाइड्रोग्राफ दिया है, तो अगर हम फ्लड हाइड्रोग्राफ में से बेस फ्लो माइनस कर दें तो आपको क्या मिल जाएगा, यूनिट हाइड्रोग्राफ। ओके, क्योंकि यूनिट हाइड्रोग्राफ इज अ डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ। ओके, बेस फ्लो का कोई काम नहीं। तो आपका ये जो इसमें ग्राफ है, इसमें से हम ये बेस फ्लो सेपरेट कर दें तो हमें ये जो ग्राफ मिला, ये वाला पोर्शन, ये है आपका unit hydrograph. So first remove the base flow amount from the hydrograph. Calculate the net rainfall by removing the infiltration and retention storage from the hydrograph and scale the new hydrograph unit to yield a unit hydrograph for say 1 inch, for 1 hour, 1.5 inch for hour, or for 2 hours. Okay, like that. Next, derivation of unit hydrograph. So the following steps are adopted to derive a unit hydrograph from an observed flood hydrograph. First, from the past record, select a number of isolated storm hydrograph causes by a short spell of rainfall excess, and each of approximately the same duration are selected from a study of continuously gauged runoff of the stream. देखिए, अगर आपको यूनिट हाइड्रोग्राफ डिराइव करना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है कि जो आपके पास रिकॉर्ड है, पास डेटा अवेलेबल है, उसमें से हमें आइसोलेटेड स्टॉर्म्स के रेनफॉल एक्सेस के डेटा कलेक्ट करने हैं. देन फॉर ईच ऑफ दीज सरफेस रन ऑफ हाइड्रोग्राफ द बेस फ्लो इज सेपरेटेड. ओके, जो आपका टोटल रन ऑफ है या टोटल सरफेस रन ऑफ है, उसमें से हमें क्या करना है, बेस फ्लो को सेपरेट कर देना है, तभी आपको डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ मिलेगा. ठीक है. Then the area under direct runoff hydrograph is evaluated and the volume of direct runoff hydrograph or runoff obtained is divided by the catchment area to obtain the depth of effective rainfall. Okay, जब बेस फ्लो सेपरेशन के बाद जो आपको एरिया मिला डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ का, उसका वॉल्यूम को अगर हम उसकी डेप्थ से डिवाइड कर दे, कैचमेंट एरिया के एरिया से डिवाइड कर दे, तो आपको उस पर्टिकुलर कैचमेंट एरिया का डेप्थ ऑफ इफेक्टिव रेनफॉल मिल जाएगा. ऑब्वियस सी बात है, वॉल्यूम को आप एरिया से डिवाइड करेंगे तो आपको डेप्थ मिल जाएगा. ठीक है. सो आफ्टर दैट द ऑर्डिनेट ऑफ द वेरियस डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ आर डिवाइडेड बाय द respective effective rainfall values to obtain the ordinates of unit hydrograph. Okay. Next, limitation of the hydrograph. So the unit hydrograph cannot be applied for a basin larger than a 5000 किलोमीटर स्क्वायर. ओके, आपका जो यूनिट हाइड्रोग्राफ है वो खाली 5000 किलोमीटर एरिया के अगर कैचमेंट एरिया उसके लिए एप्लीकेबल है, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा एरिया होगा इट मीन्स आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स चेंज होंगी, सॉइल की टोपोग्राफी चेंज होगी, और लाइक उसकी वजह से उसका जो यूनिट रेनफॉल की डेप्थ है वो भी मे बी वेरी करेगा. और यूनिट हाइड्रोग्राफ क्या है, डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ फॉर यूनिट रेनफॉल. ओके, और इसकी अजम्पशंस में भी यही था कि आपका जो इफेक्टिव रेनफॉल है वो यूनिफॉर्म रेट से हो रही है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है थ्रू आउट द कैचमेंट एरिया. तो ये एक्चुअली उसके अजम्पशंस में जो पॉइंट्स है वही एक्चुअली आपके लिमिटेशंस में आ रहे हैं. Next, the unit hydrograph method cannot be applied when applicable portion of storm precipitation falls as a snow because snow melt runoff is governed mainly by temperature change. Okay, unit hydrograph method आपका वहाँ पे भी यूज कर सकते हैं जहाँ पे आपका जो मेजर precipitation है वो एज अ स्नो है, क्योंकि स्नो जो है वो जब मेल्ट होगा तब रन ऑफ जनरेट हो, जो कि आपका डिलेड में आ जाएगा. ठीक है, मगर हमारा यूनिट हाइड्रोग्राफ क्या है, डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ. ओके, तो यूनिट मेथड कैन नॉट बी अप्लाइड फॉर द storm precipitation fall as a snow. अगर आपका स्नो के फॉर्म में precipitation हो रहा है तो यूनिट हाइड्रोग्राफ मेथड नहीं होगा. Next, the physical basin characteristic change with season, man-made structure in the basin, condition of flow, etc. Obviously, the principle of time invariance is really valid only when the time and condition of the drainage basin are specified. Okay, आपकी जो physical characteristic है, like आपका जो अजम्पशंस में ये भी था कि आपका जो हाइड्रोग्राफ है वो तभी यूज हो सकता है जब आपका टाइम वेरिएंस हो. ओके, मगर अगर आपके कैचमेंट में लाइक सीजनल चेंज होता है, मैन मेड स्ट्रक्चर की वजह से उसकी बेसिन की कैरेक्टरिस्टिक अगर अफेक्ट होती है तो भी हम यूनिट हाइड्रोग्राफ मेथड यूज नहीं कर सकते. ओके.
Next, unit hydrograph of different duration. So there are two methods to obtain unit hydrograph of different duration for a basin when a unit hydrograph of certain duration is known. Okay, first method is the lagging method and second is the S curve method. Okay, so in the lagging method, a unit hydrograph of certain duration can easily be obtained by using the lagging method if a unit hydrograph of different duration is known for the basin. यानी lagging method का यूज करके हम यूनिट हाइड्रोग्राफ डिफरेंट ड्यूरेशन के फाइंड आउट कर सकते हैं. एक्चुअली बेसिकली जब ये मैं आपको इसकी प्रॉब्लम सॉल्व करूंगी तब आपको इसका मतलब समझ जाएगा. क्या यूनिट हाइड्रोग्राफ ऑफ सर्टेन ड्यूरेशन का आपको दिया है और आपको फॉर एग्जांपल अगर आपको 4 आवर यूनिट हाइड्रोग्राफ ड्यूरेशन का दिया है, ठीक है, और हमें 8 का या सपोज 12 का या 24 आवर का फाइंड आउट करना हो तो हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? तो लेगिंग मेथड का यूज करके. वो जो मैं आपको प्रॉब्लम सॉल्व कराऊंगी तो आपको क्लियरली समझ आएगा. ओके, so a unit hydrograph of certain duration can easily be obtained by using the lagging method if a unit hydrograph of different duration is known for the basin. Okay, and the only condition is that the duration will be multiply of each other. Okay, this method is used when the duration will be multiple of each other. Okay, इस तरीके का multiple होगा तभी हम ये method use कर सकते हैं. Next है आपका S curve hydrograph or method. So S hydrograph is nothing but a hydrograph generated by a continuous effective rainfall at a constant rate for an indefinite period. Okay, it is also called as S hydrograph because the shape of the hydrograph comes out like a alphabet shape through slightly deformed. This figure shows the S hydrograph. Okay, S hydrograph क्या है? आपका हाइड्रोग्राफ है बट कब जनरेट हो रहा है? बाय अ कंटिन्यूस इफेक्टिव रेनफॉल. कंटिन्यूसली आपके रेनफॉल हो रहा है यूनिफॉर्म रेट पे फॉर इनडिफाइनाइट पीरियड, उसको हम बोलते हैं एस हाइड्रोग्राफ. तो ये भी वही है आपका डिस्चार्ज वर्सेस टाइम. तो फर्स्ट क्या आपका रेनफॉल हुआ, फर्स्ट आपका इतना हुआ, देन सेकेंड रेनफॉल है लाइक क्यूमुलेटिव है. ये U1 U2 U3 ये जो है आपका हाइड्रोग्राफ है, मगर एस क्या है? क्यूमुलेटिव रेनफॉल. फॉर एग्जाम्पल अगर सपोज एक 1 आवर के लिए मुझे सपोज 5 दी है, सेकेंड ड्यूरेशन के लिए मुझे मेरा रेनफॉल हुआ 10, थर्ड ड्यूरेशन में हुआ मेरा रेनफॉल 15. तो अगर मैं एस हाइड्रोग्राफ की बात करूं तो क्या करना है हमें? इनको ऐड कर देना. तो फर्स्ट आवर में आपका रेनफॉल कितना हुआ? 5. सेकेंड आवर में क्या? इन दोनों का समीशन. तो 5 + 10 15. ओके, एंड देन 15 + 15 तो 30. तो एस हाइड्रोग्राफ क्या है? Hydrograph generated by a continuous effective rainfall occurring at a uniform rate by a indefinite period. Indefinite period के लिए continuously आपका जो rainfall के लिए जो हम हाइड्रोग्राफ बनाते हैं उसको हम बोलते हैं हाइड्रोग्राफ. तो फॉर फर्स्ट ड्यूरेशन के लिए सपोज मेरा रेनफॉल हुआ U1, सेकेंड ड्यूरेशन के लिए U2, थर्ड ड्यूरेशन में हुआ मेरा रेनफॉल U3, फिर फोर्थ का U4 U5 U6 U7. ओके, ये सपोज आपका यूनिट हाइड्रोग्राफ यूनिट रेन पर आवर का दिया है. तो ऐसा हाइड्रोग्राफ बनाना हो तो फर्स्ट ड्यूरेशन में मेरा कितना हुआ? U1. सेकेंड ड्यूरेशन के लिए क्या हुआ? U1 + U2. ठीक है, दोनों रेनफॉल को ऐड करते हैं. थर्ड ड्यूरेशन में सेम U1 + U2 3. देन फोर्थ ड्यूरेशन के लिए समीशन ऑफ U4 यानी U1 U2 U3 एंड U4. भाई फिफ्थ ड्यूरेशन के लिए क्या होगा? पांचों के पांचों रेनफॉल ऐड करनी है. ओके, आई थिंक आप लोग को समझ आया होगा कि व्हाट इज एस कर्व और अ समेशन हाइड्रोग्राफ. सो यहाँ पे लिखा भी है इट कैन बी डिराइव्ड बाय अ समेशन ऑफ द ऑर्डिनेट ऑफ एन इनफाइनाइट सीरीज ऑफ यूनिट हाइड्रोग्राफ. यूनिट हाइड्रोग्राफ के जो इनफाइनाइट सीरीज के समेशन से जो हमें ऑर्डिनेट मिलता है, कर्व मिलता है, उसको हम बोलते हैं एस हाइड्रोग्राफ. सो इट कैन बी डिराइव्ड बाय अ समेशन ऑफ द ऑर्डिनेट ऑफ इनफाइनाइट सीरीज of unit hydrograph of same unit duration spaced at the same unit duration apart and hence the name as summation hydrograph. Okay, so it is also known as summation hydrograph. Next, instantaneous unit hydrograph. So as the name suggests itself, it is defined as a unit hydrograph produced by an effective rainfall of 1 mm, having a infinite infinitesimal reference duration. Okay, infinitesimal means
the duration tends towards the zero. Okay, instantaneous unit हाइड्रोग्राफ यानी इंस्टेनियस आपका जो यूनिट हाइड्रोग्राफ है, यूनिट डेप्थ ऑफ रेनफॉल, वो यूनिट डेप्थ ऑफ रेनफॉल क्या 1 mm, जिसकी क्वांटिटी क्या है बहुत स्मॉल और ऑलमोस्ट निग्लेजिबल, या फिर हम जिसकी बात करें कि टेंड्स टूवर्ड्स द जीरो, ऑलमोस्ट जीरो की साइड ही है, उसके लिए जो हाइड्रोग्राफ बनाते हैं हम उसे बोलते हैं इंस्टेनियस यूनिट हाइड्रोग्राफ. ओके, so the instantaneous unit hydrograph is defined as the unit hydrograph produced by an effective rainfall of 1 mm, यानी आपका जो रन ऑफ जनरेट हो रहा है वो खाली 1 mm का जनरेट हो रहा है, having an infinite testimal reference duration. ठीक है, उसको हम बोलते हैं इंस्टेनियस यूनिट हाइड्रोग्राफ. सो UH इज द डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ रिजल्टेड फ्रॉम एन इम्पल्सिव फंक्शन रेनफॉल 1 unit of effective rainfall at a time instant. Okay. Next, synthetic unit hydrograph. So in India, only a small number of streams are gauged. Okay. So there are many drainage basin or a catchment area for which no stream flow records are available and unit hydrograph may be required for such basin. So in such cases, hydrograph may be synthesized directly from other catchment which are hydrological or meteorological homogeneous or indirectly from other catchment through the application of empirical relations. So method of synthesizing hydrograph for ungauged area have been developed from time to time by Bernard Clark, McClatchy and Cinder, and the best known as approach to a Cinder. Okay, सिंथेटिक यूनिट हाइड्रोग्राफ क्या है कि इन इंडिया ज़रूरी नहीं कि जितनी भी आपकी स्ट्रीम है, वाटर बॉडी है, रिवर है, वो सब गेज्ड हो, या फिर जहाँ पे भी हमारा कैचमेंट एरिया वहाँ सब गेज्ड हो. गेज्ड मीन्स वहाँ पे हम रेनफॉल डेटा रिकॉर्ड करते हो या वहाँ के रन ऑफ पैटर्न की एनालिसिस करते हो, मगर ज़रूरी नहीं है कि वहाँ का डेटा हमें ज़रूरत ही ना पड़े. तो कभी कभी ऐसा होता है कि हमें वहाँ का रिकॉर्ड की रिक्वायरमेंट हो, वहाँ का हमें यूनिट हाइड्रोग्राफ का रिक्वायरमेंट हो. ठीक है, तो इन केसेस में हम क्या करते हैं कि जो एरिया आपके गेज नहीं है, अनगेज्ड है, उसके सराउंडिंग जो गेज्ड एरिया है और अगर उनकी जो हाइड्रोलॉजिकल एंड मेट्रोलॉजिकल प्रॉपर्टीज जो है वो होमोजीनियस हो, सिमिलर हो काइंड ऑफ. ओके, तो हम उन गेज्ड जो आपकी कैचमेंट एरिया है उनका यूज करके जो हमारा अनगेज्ड एरिया है वहाँ का हम यूनिट हाइड्रोग्राफ मेथड, यूनिट हाइड्रोग्राफ फाइंड आउट करते हैं. और ये एक्चुअली हमारे बर्नेट, क्लार्क और मैक्लेथिन और सिंडर ने हमें इसका अप्रोच दिया, यानी सिंथेनाइजिंग हाइड्रोग्राफ दिया, और इसलिए इसको बोलते हैं सिंथेटिक यूनिट हाइड्रोग्राफ. ओके, so this topic hydrographic analysis और hydrograph is completed here. if अगर आपको अभी भी कोई क्वेरी या कोई डाउट हो तो feel free to ask me. Thank you for watching.